नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका सुपर 100 कार्यक्रम में स्वागत है। और बच्चों, कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी की थी, कूलम्ब्स के नियम के बारे में स्टडी की थी, उसके वेक्टर फॉर्म के बारे में स्टडी की थी। आज हम उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ का हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म की ज़रूरत ज़्यादातर पड़ने वाली है बच्चों। तो कूलम्ब का नियम आपका क्या था बच्चों कि अगर दो चार्ज हैं आपके Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस अगर आपकी कितनी है बच्चों, R है, तो इनके बीच लगने वाला जो कूलम्बियन बल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F इक्वल टू क्या था, दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आवेश आपके किस में है, फ्री स्पेस या ईयर में है, ये वैक्यूम में, निर्वात में या वायु में है, तो ये लगने वाला बल होगा। अगर ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं, अगर ये माध्यम में रखे हुए हैं, तो माध्यम में कितना था बच्चों, F इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और सिंपल एप्सिलॉन भी लिख सकते हो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो नाउ वेक्टर फॉर्म भी, आप जहां वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी वहां हम वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सीधा हम एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन, दो प्रोटॉनों के बीच, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो प्रोटॉनों के बीच, दो प्रोटॉनों के बीच आपको प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, दूरी की गणना कीजिए, दूरी की गणना कीजिए, यदि दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच, यदि उनके बीच, यदि उनके बीच, यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, लगने वाला प्रतिकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। लगने वाला बल क्या है बच्चों, लगने वाला बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, भार के बराबर है, बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो दैट्स, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें जो जो चीजें आपको दी हुई है बच्चों, ठीक है, सीधे सीधा क्वेश्चन नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो आपको दिया है वो दिया है मास ऑफ द प्रोटॉन, आपको दिया है बच्चों मास ऑफ द प्रोटॉन, आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है आपको, मास ऑफ द प्रोटॉन आपको दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम केजी, और इसमें आपको जी की वैल्यू भी दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आई बात। ठीक है, कि क्या दिया है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, और आपको दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, और जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे हम इसको करने वाले हैं बच्चों, तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका कैसे, अच्छा मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, ओके, तो सीधा इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका एक प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका दूसरा प्रोटॉन, दैट इज द, ये फर्स्ट प्रोटॉन और ये सेकंड प्रोटॉन, इनके बीच की आपको क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, ठीक है, अच्छा प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच लगने वाला कूलम्बियन बल कितना होगा बच्चों, इनके बीच लगने वाला जो कूलम्बियन फोर्स होगा, हाउ मच, कितना होगा बच्चों, कूलम्बियन फोर्स कितना होगा, फ्री स्पेस में है तो के Q1, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज इट क्लियर। अच्छा, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों, प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो यहाँ पर Q1 और Q2 कितना है बच्चों, Q1 एंड Q2 दोनों प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इज इट क्लियर? और R आपको फाइंड आउट करना है यहां से। तो देखो ये आपका वैल्यू कितना है, जो भी वैल्यू है उसको हम अभी रखते हैं, ठीक है, पहला शर्त, पहली कंडीशन। दूसरा बच्चों ये क्या कह रहा है कि ये जो बल प्रतिकर्षण बल है ये किसके बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो प्रोटॉन का भार कितना होगा बच्चों, प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार कितना होगा, द वेट ऑफ द प्रोटॉन, हाउ मच बच्चों, F इज इक्वल टू हाउ मच, m इंटू जी, मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, वो पृथ्वी का जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। तो प्रोटॉन का भार कितना है बच्चों, ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, ये प्रोटॉन का भार है और ये दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला कूलम्बियन बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। तो दैट्स, ये इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन, समीकरण 1 बराबर 2 हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर, दोनों सेम है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू m मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू g। यहां से मुझे क्या निकालना, ये R स्क्वायर निकालना बच्चों, ये डिस्टेंस निकालना ना मुझे, इसको इधर ले जाओ, बाकी को नीचे लाओ। तो कितना, पहले R स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, मैं इधर ही कर लेता हूं बच्चों, ठीक है, यहां से R स्क्वायर को इधर ले गया, इनको इधर लाया, तो कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ये mg, इधर mp मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू g इधर आया, और बराबर R स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? मैं इधर लिख लेता हूं R स्क्वायर। अब देखो बच्चों, वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है सबकी। आपको इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बच्चों। तो ये आपका R स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, R स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती बच्चों, 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, ये पूरे की वैल्यू है ना। Q स्क्वायर मतलब चार्ज ऑन द प्रोटॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन हाउ मच बच्चों, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों। इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है बच्चों। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जो था वो ऑर्डर के हिसाब से आ रहा था, ऑर्डर मतलब 10 टू द पावर में, ठीक है बच्चों। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और 10 टू द पावर -19 का क्या होगा, -38, 10 की घात 19 का 10 की घात -38 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -27। ओके, मीटर का स्क्वायर, समझ में आ रही, मीटर का स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू आपको लिख के बता देता हूं कि आप इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। पहले ये क्या हो गया, प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना होने वाला है बच्चों, लगभग 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, इसमें से ये माइनस हुआ तो 10 की पावर -29, ये 10 की पावर -27 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +27, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, दिख रहा है बच्चों, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई हाउ मच, 10 की पावर डिवाइडेड बाई हाउ मच बच्चों, डिवाइडेड बाई कितना 1.67 इंटू 9.8, ओके, इतना। तो ये कितना हो गया बच्चों, मैं इधर मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां पर मैं मिटा रहा हूं इसको थोड़ी सा, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, ये R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 9.8, ओके। तो जब आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है मेरे बच्चों, इसकी वैल्यू R स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा 1.4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, 1.40 बच्चों एंड 5, ओके। तो आफ्टर जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे,
दोनों तरफ। तो r इज इक्वल टू हाउ मच, कितना आ रहा है बच्चों, ये r इज इक्वल टू ये आ रहा है 0.015 मीटर। दैट इज द आंसर इसका 0.0118 मीटर। ओके, ये आपको सॉल्व करना है बच्चों, करना पड़ेगा आपको सॉल्व, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 0.0118 मीटर। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, खास बात ये थी बच्चों कि इसमें आपका कूलाम्बियन बल वाला फॉर्मूला भी लग रहा था और न्यूटन वाला ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला भी लग रहा था, ये कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो किस बल से खींचती है, F इक्वल टू m इंटू जी वाला फॉर्मूला भी लग रहा था कि दो प्रोटोनों के बीच कूलाम्बियन बल और एक प्रोटॉन का जो भार है दोनों इक्वल है, तो उन दो प्रोटोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 0.0118 मीटर। बच्चों ये आपका एक प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे इसको करना है, ठीक है बच्चों। ओके, समझ में आ रही बात, कैन यू अंडरस्टैंड। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट, तो दूसरा क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, एक त्रिभुज है बच्चों, एक ट्रायंगल है, ओके, दैट इज द ट्रायंगल, और इसके ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, मतलब यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, ओके। और इस त्रिभुज की प्रत्येक साइज है बच्चों, साइड है ए और ए। इस त्रिभुज की तीनों साइड क्या है बच्चों, ए है। तो इसमें पूछा गया है कि बिंदु सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। तो आपका क्वेश्चन है बिंदु सी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान होगा, परिणामी बल का मान होगा, मान है, ठीक है। और चार ऑप्शन आपके हैं, एक ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस पर लगने वाला परिणामी बल का मान ज्ञात करो। तो देखो इस प्लस क्यू आवेश पर एक प्लस क्यू आवेश ये है और एक प्लस क्यू आवेश ये है, इन दो के कारण इस पर क्या लगेगा बच्चों, कूलाम्बियन फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर। तो वो कूलाम्बियन फोर्स कैसे लगने वाला है बच्चों, वो कूलाम्बियन फोर्स देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस जो ये सी बिंदु पर ये प्लस क्यू है, इस पर किधर को प्रतिकर्षण बल लगेगा या विकर्षण, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा बच्चों। तो कौन सा इस पर फोर्स लगने वाला है, इस पर, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर क्या लगेगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों क्या है, धनात्मक है। तो उसकी डायरेक्शन किधर को होने वाली, नीचे की तरफ, मतलब फोर्स ऑन सी, ठीक है। और फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज ए के कारण, मतलब ए पर स्थित चार्ज जो है उसके कारण इस पर लगने वाला बल, ओके, ठीक है। अब इस चार्ज के कारण इस पर कितना बल लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन पहले निकालेंगे। ये भी प्लस था और यहां पर भी प्लस क्यू था, तो किधर को लगेगा बच्चों, इतना, इधर को। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है बच्चों। तो मतलब इसके कारण इस पर फोर्स इधर को और इसके कारण इस पर फोर्स नीचे की तरफ, ओके बच्चों, एकदम क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, क्योंकि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक समान है, द एवरी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज सेम, तो देन वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना बच्चों, कि ये आपका समरूप त्रिभुज, ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। एकदम क्लियर है, ओके। नाउ
अब मुझे इनका मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों। क्या निकालना इनका मैग्नीट्यूड की FCA का मैग्नीट्यूड कितना है, FCB का मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि ये जो FCA है बच्चों, ये क्या है, ये है बिंदु C पर स्थित आवेश, बिंदु C पर स्थित आवेश, कौन सा आवेश था, स्थित प्लस Q आवेश पर किसके कारण, प्लस Q जो कि किस पर है, बिंदु A पर है, बिंदु A पर प्लस Q के कारण लगने वाला बल, कारण लगने वाला बल, लगने वाले बल का परिमाण, लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा। मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, CA कितना होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, CA कितना होगा बच्चों, हाउ मच कितना होगा, ये होगा K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस। तो देखो K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस R², सिंपल। अभी अब सबकी वैल्यू रख दो बच्चों, K तो K ही रहेगा आपका, Q1 कितना है बच्चों, प्लस Q, Q2 भी कितना है, प्लस Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, A² है। तो आप डायरेक्ट A² आपने लिख लिए है, मतलब FCA आपका कितना आ गया बच्चों, FCA आ गया आपका K, इसको इधर लिख लेता हूं मैं, K और Q इंटू Q² डिवाइडेड बाई A²। एकदम क्लियर बच्चों, एकदम क्लियर है ये कि इस पर लगने वाला बल इसके कारण K Q इंटू Q² डिवाइडेड बाई A²। इज इट क्लियर, परिमाण आ गया ये। अब डायरेक्शन अलोंग द AC, ओके दैट्स इट, ओके। अच्छा इसका परिमाण कितना होगा बच्चों, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, सिमिलरली FCB हाउ मच, सेम यही होने वाला है, K 1/4πε0 को मैंने K लिख लिया, Q1 Q2 क्या है, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो K Q² डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, A²। देखो दोनों बल का जो परिमाण है वो सेम है, मतलब अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा इसमें, बस केवल डायरेक्शन अलग अलग है, केवल क्या है बच्चों, डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां पर अब इसके और इसके कारण इस पर कितना बल लग गया बच्चों, देखो इस पर लग गया। अच्छा एक चीज और बच्चों, दोनों का परिमाण सेम है तो मैं इनको ना पता क्या कर देता हूं, F लिख लेता हूं दोनों को, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या आ रहा, सेम आ रहा है, तो मुझे सॉल्व करने में सुविधा होगी आगे। अब क्या हो गया, इसके बाद क्या होगा कि इस प्लस Q चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं बच्चों, एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, तो ये F कितना है बच्चों, F1, ये F भी कितना है, मतलब F ही मान लो इसको फिलहाल, और ये भी F लग रहा है, और इनके बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। अब मुझे निकालना परिणामी बल, मैं F लेकर छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे तो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो बच्चों दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर लग रहे हैं, अगर मुझे इनका परिणामी निकालना है तो हमें कौन सा चैप्टर आना चाहिए, वेक्टर वाले चैप्टर का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बल तो एक सदिश राशि है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कहीं ना कहीं बीच से आने वाला होगा। अगर दोनों फोर्स सेम है तो हमेशा बीच से आएगा बच्चों, समझ में, ये क्लास 11 की बातें हैं कि ये भी F है ये भी F है, तो इनका परिणामी 100% इनके बीच से जाएगा। ओके, तो हम निकालते हैं यहां पर कि मान लो इनका परिणामी F नेट है, तो F नेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F नेट का परिणामी बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, परिणामी बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, या रिजल्टेंट जो वेक्टर का रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स R इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, दो वेक्टर है, अगर A वेक्टर A दूसरा वेक्टर B है, उनके बीच का एंगल थीटा है, बोलना इसका रिजल्टेंट निकालो। आपके पास दो मेथड है, एक ट्रायंगल लॉ का है, एक पैरेललोग्राम लॉ का है, आप किसी को भी यूज करके क्या होने वाला है, अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, यही फॉर्मूला यहां भी लगाना हमने। F नेट इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, F नेट इज इक्वल टू होगा बच्चों अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर, इसका F मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, ओके, तो दैट्स F², दूसरे B² मतलब दूसरा F² प्लस 2A, A भी F और B भी F,
एफ ए बी और कॉस थीटा। कॉस कितना बच्चों 60 डिग्री, एकदम क्लियर है बच्चों, कॉस कितना 60 डिग्री। तो हाउ मच कितना हो जाएगा एफ नेट, एफ नेट लगने वाला परिणामी बल एफ एफ 2f स्क्वायर। देखो बच्चों ये भी 2f स्क्वायर और यहां भी क्या प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू रख दो बच्चों, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया बच्चों ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो हाउ मच, ये हो गया √3f स्क्वायर। मतलब जो आपका f नेट आया वो कितना आया बच्चों, आपका f नेट आया आपका √3f स्क्वायर। f स्क्वायर को मैं बाहर ले सकता हूं तो f√3 आ गया। इज इट क्लियर, परिणामी बल कितना हो गया f√3 आ गया बच्चों। अब f की वैल्यू आप यहां से रख दो, ये f की वैल्यू, तो f की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, f की वैल्यू है आपकी कितना, f नेट हाउ मच, f नेट हो जाएगा आपका कि बिंदु C पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा बच्चों, F नेट इक्वल टू वो F कितना है बच्चों, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर इंटू √3 को यहां लिख दो, ये है बच्चों। तो जो भी ये ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है मेरे बच्चों बात को, कि अगर कोई आवेश है आपका किसी त्रिभुज पर 3 आवेश है तो उसके किसी एक वर्टेक्स पर आपको परिणामी बल निकालना है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चाहे आपका चतुर्भुज है चाहे आपका षष्ठभुज है, उन सब में आप ऐसे ही क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि फोर्स क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है और आपको वेक्टर का एडिशन आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इस सिचुएशन पर और क्वेश्चन थोड़ी से देखते हैं इसी के पार्ट। ओके बच्चों, ये आपका जो भी ये ऑप्शन होगा ये क्या होगा बच्चों, आपका करेक्ट होगा। इज इट क्लियर, ओके। थोड़ी सी सिचुएशन इसकी चेंज करते हैं। ओके, कैन आई रब दिस, यस, थोड़ी से इसकी सिचुएशन चेंज करते हैं बच्चों। ठीक है, आप खुद ही सॉल्व करोगे उसको। सिचुएशन चेंज क्या है, देखो यही त्रिभुज है, सेम टू दैट वही त्रिभुज है। ओके बच्चों, यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां भी प्लस क्यू चार्ज, लेकिन यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। ये वर्टेक्स ए, ये बी, ये सी, इसकी साइड भी है, इसकी साइड भी है, इसकी साइड भी है। ओके, अभी बताओ इस पर परिणामी बल, सी पर नेट फोर्स, सी पर एफ नेट कितना होगा, एफ नेट कितना है। ओके बच्चों, तो क्या होगा, सिचुएशन लगभग सेम होने वाली है, डायरेक्शन चेंज होने वाला। देखो इस प्लस क्यू के कारण कितना होगा बच्चों, इस पर लगने वाला फोर्स इधर को आएगा, एफ सी बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बार इस माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स किधर को लगने वाला है बच्चों, इस बार इधर को। तो ये क्या होने वाला है बच्चों आपका, इस बार ये होने वाला है एफ ऑन सी ड्यू टू ए, ड्यू टू ए पर जो चार्ज है। अरे इज इट क्लियर, तो इस बार ठीक है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। एफ सी बी का जो नेट मतलब ये फोर्स है ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, जैसे हमने पहले किया। ये वाला भी उतना ही आने वाला है, एफ सी ए जो होगा वो भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। लेकिन इस बार जो रिजल्टेंट आएगा वो चेंज हो जाएगा बच्चों। पहले, इससे पहले वाले में जो एफ नेट आया था, एफ नेट कितना आया था, √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आया था, यस एंड नो। लेकिन इसमें देखेंगे आपके अलग आ जाएगा। अरे बात, दोनों वेक्टर वही हैं, ये भी एफ है ये भी एफ है। मतलब इस बार क्या हो गया, ये भी एफ, क्योंकि मैं इसको भी एफ ले सकता हूं, इसको भी एफ ले सकता हूं मैग्नीट्यूड में, और ये भी एफ है, दोनों वेक्टर सेम है। लेकिन इस बार देखो ये एंगल लेंगे हम नहीं, यहां वाला एंगल लेंगे हम नहीं, छोटा वाला एंगल लेते हैं हमेशा इन दो वेक्टरों के बीच का। तो देखो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों कितना होगा इस बार, 120 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर ऐसे हैं तो ये वाला इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। इज इट क्लियर, तो 120 डिग्री होगा। तो
सिमिलर वही प्रोसेस फॉलो होने वाली है। तो एफ नेट कितना होगा बच्चों, एफ नेट हो जाएगा इस कंडीशन में क्या होगा, रिजल्टेंट कहीं यहां से जाने वाला होगा। और अगर आपको क्लास 11th का पता है कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो हमेशा रिजल्टेंट उनके बीच से जाएगा। ओके और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट। देखना जरा कुछ खास बात इसमें आती है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मतलब ये एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर प्लस 2ab एफ एफ और कॉस 120 डिग्री। यस एंड नो बच्चों, एकदम क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है बच्चों। तो यहां पर एफ नेट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो गया इस कंडीशन में, देखो ये 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1/2। ओके बच्चों, हमें नहीं करना है याद बच्चों ये वैल्यू, या आपके टीचर को भी ये याद नहीं करना है। ये बच्चों ये वैल्यू आपको एग्जाम देना है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कुछ चीजें आपके पास याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये f से f स्क्वायर, तो दैट f नेट इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया देखो, और माइनस है तो ये 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, प्लस माइनस का माइनस, तो ये f हो गया। तो f नेट इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट f स्क्वायर, मतलब f आ गया बच्चों, क्योंकि स्क्वायर रूट से अंडर रूट कट गया f, मतलब नेट फोर्स भी इस टाइम जो आया बच्चों, नेट फोर्स भी इस टाइम जो आया वो क्या हुआ बच्चों, वो भी उतना ही आ गया। मतलब देखो अगर ये 10 न्यूटन का था, ये भी 10 न्यूटन का था, और इनका रिजल्टेंट भी कितना आ गया बच्चों, वो भी 10 न्यूटन का आ गया। समझो जरा बात को, मतलब एक बॉडी है, अगर आप उस बॉडी पर देखो, एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक बच्चा 10 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा रहा, दूसरा बच्चा 10 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा रहा, और आप लग रहे कि ये बॉडी भाग जाएगी, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, नहीं, तुम लगा कितने रहो, तुम लगा 10 न्यूटन का ही फोर्स रहे हो उस पर, दोनों मिलकर। क्यों, क्योंकि तुम्हारे बी लगाने वाले फोर्स के बीच का एंगल क्या है, 20 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन भी वेक्टर में पूछा जाता है बच्चों कि वो कोण ज्ञात करो जिसमें लगने वाला परिणामी बल दो इंडिविजुअल बलों के बराबर होता है, मतलब रिजल्टेंट भी उतना ही जितना वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो वो कौन सा कोण है बच्चों, 120 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि एफ और एफ था तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आ गया, एफ आ गया है। इज इट क्लियर? हालांकि यहां पर उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं था, यहां पर केवल इतना कंसंट्रेशन था। ठीक है कि इस पर क्वेश्चन कि वो अगर दो बलों का परिणामी बल भी बलों के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। कैसे करेंगे उसको, यहां पर क्या करेंगे आप, यहां भी एफ, यहां भी एफ, यहां भी एफ, और यहां थीटा लिख देंगे अगर एंगल निकालना आपको, और यहां भी एफ कर देंगे क्योंकि उनका परिणामी भी एफ के बराबर। तो देखेंगे आपकी थीटा आपको कितना मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू आएगी आपकी -1/2, मतलब ऋण 1/2, और ऋण 1/2 आपको पता होना चाहिए वो किसकी वैल्यू है, cos 120 की। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये था आपका थोड़ी सा हल्का सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, और ये नीट और जेई में भी कई बार पूछा गया है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप क्वेश्चन फोर्थ देखो बच्चों, इसमें ओके, एग्जैक्ट क्लियर, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज। अगर ये स्क्वायर है मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ओके बच्चों, तो आप इस पर लगने वाला नेट फोर्स ज्ञात कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे बच्चों। ठीक है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स, सबसे पहले इसका डायगोनल कितना होगा बच्चों, तो मैं नाम दे देता हूं इसको, पहले ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो सी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला परिणामी बल आराम से निकाल दोगे बच्चों। तो सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा बच्चों, परिणामी बल होगा, आप खुद ज्ञात करेंगे बच्चों इसको। ठीक है, इस पर हम देखो, इस प्लस बी के कारण इस प्लस पर किधर को लगेगा, इधर को। यस, तो क्या हो गया, एफ सी बी। ओके,
इसके कारण किधर को लगेगा बच्चों, इधर को, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो कितना हो गया FCA। ओके, इसके कारण किधर को लगेगा बच्चों, इधर को, तो कितना हो गया FCB। ओके, 3 आ गए बच्चों, 3 चार्ज आपके फाइंड आउट हो गए। 3 चार्ज आपके 3 चार्ज के कारण इस पर लगने वाला बल। इज इट क्लियर? तो पहले क्या करोगे आप, इन दोनों को निकालोगे, फिर उनका रिजल्टेंट निकालोगे, वो इसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी बीच में आ जाएगा और ये भी पहले, ये भी है, तो इन दोनों को आप, क्योंकि इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। तो ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, और उसके बाद क्या करेंगे, जब आप ये सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप एक किसी भी चार्ज को -q कर दीजिए या -3q कर दीजिए, उसके बाद आप परिणामी बल इस पर ज्ञात करेंगे बच्चों। तो एक तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होते हैं। दूसरे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सुनते रहना बात को, ये मैं मिटा रहा हूं, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा, आपके बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो, ये आपका कोई स्क्वायर है, इज इट क्लियर? अगर इसके +q चार्ज, यहां पर +q चार्ज, यहां पर +q चार्ज, यहां पर +q चार्ज है, माना आपका ट्रायंगल है, उसका केंद्रिका यहां पर +q चार्ज, यहां पर +q चार्ज, यहां पर +q चार्ज, यहां पर केंद्रिका मतलब इसका सेंटर जो है जहां पर माध्यिकाएं मिलती है, और आपका माना ये आपका षटकोण है। ओके बच्चों, बहुत अच्छा नहीं बना षटकोण, यस, दिस इज द षटकोण। ओके, यहां पर कोई भी चार्ज हो सकता है, -q हो सकता है, -q, 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 -q। इज इट क्लियर बच्चों? अब बच्चों, इनके सेंटर पर कोई भी चार्ज है, इनके सेंटर पर कोई भी चार्ज है, वहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस पर लगने वाला जो बल होगा बच्चों, वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये याद रखना कि यहां पर, और आप निकाल भी सकते हो बच्चों उसको, आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि अगर सेंटर पर कोई Q चार्ज है, बड़ा वाला Q, इस Q चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जो आएगा, परिणामी बल जो आएगा, वो कितना होने वाला है बच्चों, 0 होने वाला है। ओके, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो और निकाल के भी देख सकते हो। इनकी साइड मान लिया जाए स्क्वायर है, A है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दैट्स, इसके कारण इस पर फोर्स इधर को, इसके कारण इस पर फोर्स इधर को। इज इट क्लियर? इसके कारण इस पर फोर्स इधर को, इसके कारण इस पर फोर्स इधर को। देखो, डिस्टेंस सबकी बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन अपनी किताबों से सॉल्व करिए। पहले आप बच्चों बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आपको अच्छे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस प्रकार यहां पर भी आपका Q चार्ज है, उस पर F नेट कितना होगा बच्चों, 0। यहां पर भी F नेट कितना होगा बच्चों, 0। यहां पर भी F नेट कितना होगा बच्चों, Q चार्ज कुछ भी हो सकता है, F नेट कितना होगा, 0। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। लेकिन बच्चों, अगर कहीं भी एक चार्ज चेंज हो गया, मतलब +2q हो गया, तो कहानी पलट जाएगी, फिर 0 नहीं होगा। फिर 0 कब होगा, जब इधर भी +2q है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो मतलब जब भी आप सीधा 0 मत मारना कि भाई सेम चार्ज है तो सीधा 0, प्रॉपर सेम चार्ज होने चाहिए। मतलब ये भी +q, ये भी +q, ये भी +q, ये भी +q, तब जाके आप ऐसा कर सकते हैं, या सब में माइनस हो तब आप कर सकते हैं। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कॉर्नर पर है या किसी सर्किल पर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पर आपका जो उसका मिडिल पॉइंट होगा, वहां पर आपका लगने वाला परिणामी कूलाम बल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ओके, लगने वाला परिणामी कूलाम बल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं थोड़ी से इसको मिटाना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, एक थोड़ी सा इसमें क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं बच्चों, कुछ खास बात का। ठीक है बच्चों, कि गुरुत्वाकर्षण बल और जो आपका वैद्युत स्थैतिक बल है, उसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या अंतर है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम्बियन बल, कूलाम बल,
और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके बच्चों, कूलम्बियन बल और गुरुत्वाकर्षण बल। पहले इन दोनों में समानताएं क्या है? तो बच्चों समानताएं क्या है इसमें? समानता, सिमिलरिटी। समानता क्या है? पहले दोनों, ये जो कूलम्बियन बल है, देखो इसका क्या फॉर्मूला है, ये इस तरीके का है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो सिमिलरिटी, फर्स्ट सिमिलरिटी, दोनों फोर्स, ये C लिख दो, ये G लिख दो, दोनों फोर्स स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। और ये भी क्या है बच्चों? ये भी F इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पहली सिमिलरिटी। दूसरी समानता बच्चों, दोनों केंद्रीय बल हैं। दोनों क्या है बच्चों? केंद्रीय बल है, आंखों से आंखों में लगने वाले बल है, केंद्रीय बल है। ये भी क्या है बच्चों? केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है। मतलब केंद्रीय बल का मतलब मैंने कल भी बताया, सेंटर से सेंटर पर लगने वाले बल, सेंटर से सेंटर पर लगने वाले बल हैं। मतलब जो चार फंडामेंटल फोर्स हैं, उनमें ये गुरुत्वाकर्षण बल और जो विद्युत चुंबकीय बल के अंदर कूलम्बियन बल है, दोनों क्या है? केंद्रीय बल है। दोनों क्या है बच्चों? संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बोथ आर द कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल है। ये भी क्या है बच्चों? संरक्षी बल है। मतलब संरक्षी बल का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। बोथ आर द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा और इलेक्ट्रोस्टैट, कूलम्बियन बल द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, उस कार्य, वो किया गया कार्य केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगा, बीच के रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका इनमें सिमिलरिटी है बच्चों। इनमें क्या है? सिमिलरिटी है। अब इनमें जो असमानता है, दो जो इनमें डिफरेंस है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कि इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों। ओके, इनमें डिफरेंस क्या है? ये सिमिलरिटी मैं मिटा रहा हूं बच्चों, अब मैं असमानता, इनमें डिफरेंस लिख रहा हूं। ठीक है, इनमें जो डिफरेंस है, दिखा डिफरेंस। ओके, डिफरेंस पहला बच्चों, कि पहला डिफरेंस, कूलम्बियन बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जो कूलम्बियन बल है, दो चार्ज के बीच लगने वाला बल, वो क्या हो सकता है? आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जबकि इसका जो है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है बच्चों, वो हमेशा आकर्षण बल होता है। वो हमेशा क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो ये क्या होता है बच्चों? आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल। ओके बच्चों, दिस इज द ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके बच्चों, पहली चीज। दूसरी चीज, फॉर्मूले में देखना, फॉर्मूले में देखना बच्चों, कि जैसे ये F इक्वल टू क्या था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर F इक्वल टू क्या है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सुनना बच्चों, इसका नियतांक जो K है, ये क्या है? अनुक्रमानुपातिक बल नियतांक। इस K के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है बच्चों। 1/4 पाई एप्सिलॉन m, अगर फ्री स्पेस में है तो एप्सिलॉन नॉट। तो इसका K बच्चों माध्यम पर निर्भर करता है। ये बड़ी बात है। जो ये इसका बल नियतांक है इस फोर्स का, उसका K माध्यम पर निर्भर करता है बच्चों, माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चों ये G जो है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ये G माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये किसी बात पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए बच्चों इस G को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ,
चंद्रमा पर जाओ, पृथ्वी पर जाओ, अगर गलती से सूरज पर चले गए कोई, तो इस जी का वैल्यू फिलहाल चेंज नहीं होगा, इस जी का वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन इस के का वैल्यू चेंज होता है, जैसे जैसे माध्यम चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होने मतलब एप्सिलॉन एम चेंज होगा, एप्सिलॉन एम चेंज होने के कारण ये के चेंज होगा, लेकिन जी कभी भी चेंज नहीं होता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। दो बॉडी है, उन पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चाहे आप हवा में रखो, चाहे आप पानी में रखो, चाहे आप कहीं रखो, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, दैट इज द सेम। वाइल यहां बच्चों एफ सेम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि के चेंज हो जाएगा, के चेंज होने के कारण फोर्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इज इट क्लियर? ओके, वैल्यू जितनी भी होती है वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये इनमें क्या थी बच्चों, असमानता, जो कि मेन आपकी डिफरेंस है, ठीक है। तो इस माध्यम में डिपेंड होने के कारण बच्चों ये टॉपिक थोड़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि माध्यम पर निर्भर करता है, और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता तो ये आधा टॉपिक को बचा देता है। समझ में आ रही बात? तो बच्चों जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है आपका क्लास 11th का, वो सारा का सारा हूबहू डबल कॉपी और दुगना इसमें होता है बच्चों, ठीक है। ओके, तो लेट अस सी हियर, ये इसमें क्या थे, क्या है, असमानता इसमें है बच्चों, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, अब मुझे प्रश्न है, अब मुझे आपसे प्रश्न करना है, और आप अपने मन में उसका आंसर भी दें, क्योंकि समय बताने के लिए हम कंटिन्यूअसली बता रहे हैं कि बच्चों 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मैंने आपको बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल, वो विद्युत चुंबकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स मतलब नाभिकीय बल, और क्षय बल मतलब वीक फोर्स। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप बताओ कि कूलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में से ज्यादा मजबूत बल कौन है? आप खुद से आंसर कर सकते हैं। ज्यादा मजबूत बल बच्चों कूलम्बियन बल बहुत मजबूत होता है बच्चों, बहुत ज्यादा। इसके मुकाबले अभी एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको फील आएगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और बच्चों जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालेंगे तो इनका जो रेशियो आएगा कि कूलम्बियन फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग 10 टू द पावर 42, ओके, इतने ऑर्डर का आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले बहुत ही कम है। तो फिर इतना कम है तो फिर बच्चों क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई कार्य नहीं है? नहीं बच्चों, इस नेचर में चारों फोर्स की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी पता नहीं कहां होते, हम नहीं जानते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं होता तो हमारा शरीर ऐसा नहीं होता। तो हर फोर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है, चाहे कोई कितना मजबूत है या चाहे कोई कितना कमजोर है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब इस पर एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि देखो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया की सारी बॉडी पर लगेगा, वो लगेगा ही लगेगा। मतलब जैसे इन दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये मेरे को खींच रहा है, मैं इसको खींच रहा हूं, जो सामने कैमरा लगा है वो मेरे को खींच रहा है, मैं उसको खींच रहा हूं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हर दो बॉडी पर लगने वाला आकर्षण बल है। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? ये बात क्लास 11th के ग्रेविटेशनल चैप्टर में चलेगी बच्चों, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात को कि अब हम क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, ओके, कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले, दो क्वेश्चन लिखो, दो इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल
लगने वाले पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगने वाले कूलम कूलम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होगा के परिणामों का अनुपात होगा, परिणामों का अनुपात है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन देखो, मतलब जो ये कहना चाह रहा एफ सी अपॉन एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू, ये बोल रहा 10 की पावर 10। दूसरा ऑप्शन बी ये जो आ रहा है 10 की पावर 20। ऑप्शन सी आ रहा आपका 10 की पावर 40। ऑप्शन डी आपका आ रहा ऑर्डर में है बच्चों, ये किस में है, ऑर्डर में। ठीक है बच्चों, इसको 42 कर लेता। और ऑप्शन डी आ रहा है इसमें कुछ भी लिख लो 10 की पावर 50, इतना अनुपात आ रहा है इनका। तो अब कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, पहले सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें जो जो चीजें आपको दी रहेगी टेंशन मत लो, कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओके, दूसरा डिस्टेंस, यहां पर अनुपात निकालने की जरूरत, दूरी देने की जरूरत उनको नहीं है। ई बच्चों आपको दिया है, मान लिया जाए ई आपको दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, मैग्नीट्यूड में लिया है। ओके, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों प्रश्न क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी है, तो मैं मान लूंगा इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। ओके बच्चों, तो इनके बीच लगने वाला जो कूलम्बियन फोर्स होगा बच्चों, क्या होगा, ये इसको उधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा। तो मतलब कोई सा भी एफ सी इज इक्वल टू क्या होने वाला, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या है बच्चों, के क्यू मतलब E इंटू ई। अरे Q1 भी चार्ज E है, E इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मतलब जो कूलम्बियन बल है आपका, कूलम्ब बल कितना है बच्चों, कूलम्ब बल है आपका एफ सी इक्वल टू कितना है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब मुझे गुरुत्वाकर्षण बल, अब गुरुत्वाकर्षण बल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है बच्चों, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। ठीक है, तो दैट्स यहां पर क्या होगा, एफ जी इज इक्वल टू दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो क्या आएगा, बड़ा वाला जी ग्रेविटेशनल फोर्स, जी क्या बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। और क्या है बच्चों, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यस एंड नो। तो यहां पर वैल्यू आपको जी की वैल्यू भी आपको दी रहेगी। ओके बच्चों, जी की वैल्यू भी आपको दी रहेगी। तो यहां पर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर अच्छा फिलहाल इतना रखते हैं, ठीक है, तब वैल्यू रखते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मुझे निकालना क्या है, एफ सी अपॉन एफ जी, मतलब इक्वेशन 1। ये बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये पहली वाली इक्वेशन नंबर 1 है, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे निकालना क्या है, एफ सी अपॉन एफ जी निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हाउ मच कितना आने वाला है बच्चों, तो मैंने कर दिया इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो हाउ मच बच्चों, क्या हो गया, एफ सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इट इज विजिबल, यस, डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, डिवाइडेड बाई ठीक है, इधर ऊपर लिख लेता हूं मैं, ऑप्शन मिटा देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों क्या होगा, एफ सी डिवाइडेड बाई एफ जी, तो क्या होगा बच्चों, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हाउ मच, ये जी एम ई का स्क्वायर, एम ई है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
कैसे लिखने वाला हूं मैं, यहीं पर सॉल्व करने वाला हूं, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा तो दैट्स आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई का स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यस एंड नो बच्चों। तो सिर्फ कितना बच गया आपका, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच, जी एम ई स्क्वायर। ये सब स्क्रिप्ट में है बच्चों, है ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सबकी वैल्यू रख दो। अब बच्चों के की वैल्यू, के क्या होता है ये दिया रहेगा आपको, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको आना चाहिए। अगर आप नीट की जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो थोड़ी सी ये चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए बच्चों, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको आएगी जब आप अध्ययन करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। और बार बार बोलता हूं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी सेल्फ स्टडी बच्चों, ठीक है। ओके तो के मतलब के क्या है बच्चों, के था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू तुम्हें बताया मैंने क्या होता है, 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹ ई स्क्वायर मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 और 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, दो बार मल्टीप्लाइड कर दिया जी। एक्सेलरेशन वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11 एंड इंटू एम 9.1 × 10⁻⁻31 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो मैं ऑर्डर में सॉल्व कर लेता हूं इसको, क्योंकि ऑर्डर ही में है तो इजिली आप पता कर लोगे उसको। तो 9 × 1.6 × 1.6 और इंटू 10 की पावर 9 9 38 माइनस का 38 और प्लस का 9, तो कितना हो गया बच्चों, 10 की पावर कितना हो गया, -29, क्योंकि ये 38 में से 9 गया तो -29। अब देखो ये नीचे कितना हो गया बच्चों, 6.67 × 10 की पावर -11 और ये क्या हो गया बच्चों, 62, तो -11 और -62 तो कितना हो गया बच्चों, ये -73। तो जब ये 10 की पावर -73, ये सब कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मिटा दूं, देखो ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, तो ये 9 × 1.6 × 1.6 × 10 की पावर कितना था, -29 और ये कितना हो गया बच्चों, 73 डिवाइडेड बाय 6.67। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये आपका 9 × 2.56 और 6.67 × 10 की पावर कितना बच्चों, 13 में से 9 गया तो कितना आ गया बच्चों, 4। यस एंड नो, इज इट क्लियर। और 13 में से 9 गया तो 4 आया, यहां पर 6 में से 2 गया तो 4। आफ्टर सिंप्लीफाइड, जब आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो जो ऑप्शन आपके सबसे नजदीक आ रहा है, मतलब ये 9 दूना 18 और 6 3 आ रहा है, तो लगभग 10⁻44। अरे इज इट क्लियर, इसको देख लेना एक बार सॉल्व करके, जितना भी आ रहा है, तो मतलब जो तुम्हारा सबसे नजदीक का ऑप्शन है वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। अरे इज इट क्लियर, समझ में आ रही बात समझ में आ रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 42 के लगभग आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे सॉल्व में इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये FC/FG कितने ऑर्डर का आ रहा, 10 की पावर 44 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन का है, मान लो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन का है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल कितने का होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 के आगे कितने जीरो लगाने, 44 जीरो और फिर न्यूटन। समझ में आ रही है बात, अरे बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कूलाम्बियन बल होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है इन कंपैरिजन टू गुरुत्वाकर्षण बल। और 4 फंडामेंटल बल में से सबसे जो कमजोर बल है वो क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, वो क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि जब आप कंघी को अपने सर पर रगड़ते हो और उसके बाद पीस ऑफ पेपर क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो देखो बच्चों, जो पीस ऑफ पेपर थे, कागज के टुकड़े थे, जब तुम कंघी को नजदीक ले गए, तो जब आपने कंघी को नहीं रगड़ा था तब भी आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा उन दोनों पर,
और जब आपने कंघी को रगड़ा और नजदीक ले गए तब भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, अट्रैक्शन। लेकिन उसके बाद क्या करता हूं, जब आपने कंघी रगड़ी और कागज के टुकड़ों पर वो खींच दिया, तो वो कौन सा वाला बल था? वो कूलम्बियन बल था बच्चों, कि फ्रिक्शन के कारण चार्ज जनरेट हुए और उसने न्यूट्रल बॉडी को क्या कर दिया? अट्रैक्ट कर दिया। जैसे आप जो वो होती बच्चों सीमेंट वाले कट्टे होते, उसके आप क्या है कि जो वो धागे हैं उनको निकालिए और निकाल के एक गुच्छा बनाइए, उनको रगड़िए, और जब रगड़ेंगे उनको और छोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों कि वो फैल जाएंगे। हुआ क्या कि जब आपने हाथ से उस गुच्छे को रगड़ा तो एक चार्ज आ गया आपके हाथ पर और एक चार्ज चले गया, फ्रिक्शन के कारण एक चार्ज चले गया उन धागों पर। अब उन धागों पर समान आवेश आ गया, और जब समान आवेश आएगा तो वो क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। तो वो फैले, तो अब इसमें प्रश्न यह था कि गुरुत्वाकर्षण बल रगड़ने से पहले भी था और रगड़ने के बाद भी था, और वो अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन फिर भी ये रिपल्सन क्यों हो गया, दूर क्यों भागे? क्योंकि जो कूलम्बियन बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक है। समझ में आई बात? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? और लेकिन फिर भी मैं बात बोल रहा हूं कि इस प्रकृति का ताना बाना ऐसा है बच्चों कि जितनी जरूरत हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की है इस नेचर को, उतनी ही जरूरत ग्रेविटेशनल फोर्स की भी है, बशर्ते एक बहुत अधिक है और दूसरा बहुत कम है बच्चों। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं एक आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? अच्छा, इसमें 44 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाले के लिए आएगा वो रेंज 42 आएगी बच्चों, ठीक है? ओके, आई होप तुम कुछ समझ पा रहे होंगे, तो ताकि हम आगे लेवल के क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तब जाके आप आगे सॉल्व बच्चों कर पाएंगे, ठीक है? ओके, अब हम इसमें और एक क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछते हैं कि इसका आपको दिया है, एक नियतांक दिया है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अपनी एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, ke² डिवाइडेड बाय GMEMP। इस प्रकार का क्वेश्चन 2017 में नीट में पूछा गया था बच्चों। ये इसी से सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों? तो ये बोल रहा है कि इस रेशियो का मात्रक ज्ञात करो, इस रेशियो का मात्रक ज्ञात करो। पहला, इस रेशियो का मात्रक ज्ञात करो कि इसकी मात्रक क्या है, मतलब, और बीमा ज्ञात करो, मतलब बीमा भी कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस रेशियो। ओके बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि दिमाग लगा के देखो ये के क्या है, ऑल दो वो वैल्यू आपको दे देगा जब एग्जाम में क्वेश्चन देगा, लेकिन उसमें देखना आप वैल्यू नहीं दी है आपको, तो यहां पर बच्चों आपको एकदम क्लिक कर देना है कि ये ME क्या है, ME है बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके बच्चों, कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले हमें डायमेंशंस निकालना है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी है इसी का, इसी पर, ठीक है? तो MP प्रोटॉन का मास, दैट इज प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। मैं बार बार बोल चुका हूं आपको कि प्रोटॉन बहुत भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से कितना गुना? 1837 गुना भारी होता है, ठीक है? ओके, अच्छा, ये E चार्ज दिया है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और के आपको अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बच्चों, ठीक है? यूनिट आप ध्यान रख सकते हो उसकी। ओके, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि मात्रक का और मतलब इसकी बीमा ज्ञात करो कि इसकी बीमा क्या। अब देखो आपका कितना टेस्ट कर रहा है क्वेश्चन, आपको
इसकी भी बीमा पता होनी चाहिए, वो चार्ज की भी बीमा पता होनी चाहिए, द्रव्यमान की भी बीमा पता होनी चाहिए, और जी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा भी पता होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जी जो है ये क्या है बच्चों? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट क्या होगी बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो मैं तो इसको डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या आ रही है। 4 ऑप्शन थे, m0, l0, t0, m की पावर 1, t की पावर n एंड सो ऑन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है बच्चों इसमें? मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं बच्चों इसको। ठीक है, तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट होगी ये न्यूटन। अच्छा, यहां पर पहले के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी। के की यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी, सॉरी पर वो कूलम स्क्वायर। ओके, ई स्क्वायर चार्ज का क्या होता बच्चों? चार्ज का मतलब आवेश का मात्रा क्या होता? कूलम। तो ये कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो यहां पर ये एमई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस में होगा बच्चों? केजी में। और ये भी किस में होगा? केजी में। तो क्या हो गया बच्चों? केजी स्क्वायर गया, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर गया बच्चों। ठीक है, क्या बच गया? यहां ऊपर देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे भी देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये सब गए बच्चों, केवल 1 बचा। मतलब ये बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है बच्चों। मतलब इसकी जो डायमेंशंस आएगी, डायमेंशंस कैसे लिखने वाला हूं? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अब बच्चों जब आप इतना कर देते हैं कि ये तुम्हें लग गया ये दो चीज का रेशियो है, दरअसल ये किसका रेशियो है बच्चों? ये तो आंसर यहां पर ही पहले का आंसर खत्म हो गया कि ये बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। लेकिन उसके बाद हम वो बोल रहे हैं कि यार इसके बारे में कुछ और बताइए हमें कि ये है क्या, क्या लिखा है ये फालतू का, है ना? लेकिन बच्चों ये फालतू का नहीं है। ये क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले कूलम्बियन फोर्स और लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, जो मैंने अभी निकाला थोड़ी देर पहले। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का निकाला। अब आपको क्या करना है बच्चों? इसकी वैल्यू निकालनी है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की, इसकी वैल्यू निकाल के, ठीक है बच्चों, कल मुझे बतानी है कि 10 टू दी पावर कितने ऑर्डर का है? सॉरी, 10 टू दी पावर लगभग 42 ऑर्डर का इनका रेशियो आएगा बच्चों। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते। इसके कुछ वेक्टर वाले फॉर्म के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कुछ कल सॉल्व करेंगे बच्चों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन का ज्यादा इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअसली डिस्टरबेंस अप्लाइड होता है, समय जाता है उसमें। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप अभी चैट के माध्यम से मैसेज कर दीजिए, और हम कल जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे उस पर सबसे पहले आपके क्वेश्चन का चर्चा करेंगे बच्चों। तो पढ़ते रहो बच्चों, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी सेल्फ स्टडी बच्चों, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऑल द बेस्ट।